बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा निबंध लेखन यानी एस्से राइटिंग। निबंध का अर्थ है सम्यक रूप से बांधा हुआ विचार का सुगठित क्रमबद्ध विस्तृत तथा आदर्श रूप है निबंध। निबंध गद्य की ऐसी विधा है जिसमें किसी विषय विशेष पर तथ्यों तथा विचारों को समग्र उदाहरणों व भावों के ताने बाने में बुनकर सुसंबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाता है। निबंध लेखन के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है: विषय की जानकारी, विचार, भाव, भाषा और विचारों की प्रस्तुति का ढंग, शैली। निबंध की भाषा विषयानुकूल, सरल, सरस, गंभीर या जटिल होनी चाहिए। इसमें किसी भी विषय के विभिन्न पक्षों को उदाहरण, आंकड़े, सूक्तियां, मुहावरे, काव्य पदों में गूंथकर क्रमबद्ध रूप से इस प्रकार प्रयोग किया जाता है कि भूमिका से उपसंहार तक मानव विचारों की माला पिरोई हो। निबंध के अंत में विषय का निष्कर्ष उसे संपूर्णता प्रदान करता है। निबंध के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं। प्रस्तावना: निबंध के आरंभ में अत्यंत गर्भित व आकर्षक रूप में विषय को पाठक के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है। विषय प्रतिपादन: इसमें क्रमबद्ध रूप से विषय के विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डाला जाता है। ये विचार अनुच्छेदों में प्रकट किए जाते हैं। वर्णनात्मक निबंधों में वास्तविकता तथा कल्पना का मिश्रण होता है तथा विचारात्मक निबंधों में विषय के तथ्यों को शिल्प के सामंजस्य द्वारा सुगठित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। विवरणात्मक निबंधों में तथ्यों की वास्तविकता होती है तथा भावनात्मक निबंधों में अनुभवों की भावपूर्णता व रोचकता को भावानुसार भाषा द्वारा ऐसे प्रस्तुत किया जाता है कि पाठक का साधारणीकरण हो जाए। उपसंहार: अपने विचारों को तर्क प्रमाण युक्त प्रभावशाली रूप में निष्कृत सहित सार पाठकों तक प्रेषित किया जाता है। निबंध लिखते समय हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे विषय की क्रमबद्ध जानकारी दीजिए, भाषा विषयानुकूल प्रयोग की जाए, तथ्यों में कोई परिवर्तन न की जाए, भूमिका तथा उपसंहार विशेष रूप से आकर्षक तथा प्रभावशाली होने चाहिए, वर्तनी व वाक्य विन्यास का ध्यान रखा जाए, विषय के संबंध में अन्य के साथ साथ अपना मत अवश्य प्रकट किया जाए, विषय को रोचक व प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरे, सूक्तियां व उदाहरण अवश्य दीजिए। निबंध का जो प्रकार हो अर्थात विचारात्मक, भावात्मक, वर्णनात्मक या विवरात्मक, उसी के अनुसार लेखन विधा अपनाएं। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक: सदियों की गुलामी के बाद हमारे देश ने सन 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त की तथा 26 जनवरी 1950 को देश में गणतंत्र घोषित किया गया। प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र की अपनी अस्मिता, आत्मगौरव, प्रतिष्ठा व पहचान होती है। प्रत्येक राष्ट्र के कुछ राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं। ये राष्ट्रीय प्रतीक उस देश की अस्मिता व गौरव के परिचारक होते हैं। हमारे देश के भी ऐसे ही विशिष्ट 5 राष्ट्रीय प्रतीक हैं जो देश की पहचान है: राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय पक्षी तथा राष्ट्रीय पशु ऐसे प्रतीक हैं जो महान राष्ट्रीय एकता, सम्मान, प्रतिष्ठा व निष्ठा का भाव प्रकट करते हैं। प्रत्येक भारतीय अपने इन सभी राष्ट्रीय प्रतीक पर गर्व करता है। तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। तिरंगे का प्रयोग देश के स्वाधीनता संग्राम के समय भी कौमी एकता व शक्ति के रूप में किया गया था। इसी ध्वज में कुछ परिवर्तनों के साथ इसे राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया। तिरंगे झंडे में 3 रंग की पट्टियां हैं। सबसे ऊपर केसरिया रंग है। यह रंग त्याग, बलिदान तथा शौर्य का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज के बीच की पट्टी सफेद रंग की होती है। यह रंग शांति और सात्विकता का प्रतीक होता है। इस पट्टी के बीच में पहले चरखा बना होता था। आजादी के बाद चरखे के स्थान पर चक्र को रखा गया। यह चक्र सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। इस चक्र में 24 तीलियां हैं। ये जीवन की गतिशीलता तथा सतत विकास की प्रतीक है। झंडे की सबसे नीचे वाली पट्टी हरे रंग की होती है। यह रंग हमारी धरती की उर्वरता तथा हरियाली का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज खादी या रेशम का बनाया जाता है तथा झंडे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1.5 गुना होती है। इसे लगाने तक तथा फहराने के भी नियम निर्धारित है। सभी देशवासी अपने राष्ट्रीय ध्वज की मान मर्यादा का पूरा ध्यान रखते हैं। जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है। इसकी रचना कविवर रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। सभी मुख्य समारोह में राष्ट्रगान गाया जाता है। जब इसे गाते हैं या बैंड पर इसकी धुन बजती है तब प्रत्येक व्यक्ति सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाता है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित वंदे मातरम गीत का राष्ट्रीय गीत का सम्मान प्राप्त है। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में सिंह की मूर्ति अंकित है। हाँ, इसे सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसमें 4 सिंह हैं, लेकिन चित्र में 3 सिंह दिखाई देते हैं। सिंह के नीचे
घोड़े और बैल के चित्र बने हैं। इन दो चित्रों के बीच में एक चक्र है जिस पर सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की जीत होती है, यह लिखा रहता है। इस प्रतीक का प्रयोग केवल सरकारी कामकाज के लिए किया जाता है। आप इसे भारतीय मुद्रा में अंकित पाएंगे। वर्षा में पंख फैलाकर नाचने वाला सबसे सुंदर पक्षी मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। यह अनूठा पक्षी अपनी सुंदरता, वैभव, नृत्य, आभा आदि से देश की विशिष्टता दर्शाता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। अपनी ताकत, शाही चाल, फुर्ती, बल, सजीला रूप व गठन तथा प्रभावशाली गरिमा के कारण इसे राष्ट्रीय पशु माना गया है। हमारे देश के सभी राष्ट्रीय प्रतीक देश की गौरवशाली परंपरा, विशिष्ट संस्कृति व संपन्नता और जीवन मूल्यों के ऐसे प्रतीक हैं जिनका प्रत्येक देशवासी आदर करता है। पर्वतीय प्रदेश की यात्रा। ग्रीष्मावकाश का समय था। पिताजी ने प्रतिवर्ष की तरह इस बार नैनीताल की यात्रा का आयोजन किया। रविवार के दिन हमारा परिवार दिल्ली से नैनीताल के लिए रवाना हो गया। नैनीताल में रहने के लिए एक होटल में पहले से ही आरक्षण करवा लिया गया था। ड्राइवर बहुत तेजी से गाड़ी खाली सड़क पर जीप आगे बढ़ा रहा था। हम लोग 10 बजे तक रामपुर पहुंच गए। यहाँ हम सबने नाश्ता किया और आगे बढ़ गए। लगभग 2 घंटे के सफर के बाद हरी भरी पहाड़ियां आरंभ हो गई थी। हरे भरे पहाड़ों पर गोल गोल घूमती काली सड़क सर्प की भांति दिखाई दे रही थी। पहाड़ों पर वृक्षों की चादर सी छाई थी। सड़क के एक ओर ऊंचे पहाड़ थे तथा दूसरी ओर गहरी खाई। कहीं कहीं बरसाती नदी बल खाती हुई बह रही थी। इस नदी में तथा इसके किनारे भिन्न भिन्न आकार के गोल पत्थर पड़े थे। गाड़ी जब मोड़ पर मुड़ती थी तो हम सब बच्चे लुढ़क जाते थे। दोपहर होते होते हम नैनीताल पहुंच गए। नैनीताल की प्रसिद्ध झील नैनी के ठीक किनारे हमारा होटल था। कमरे की बालकनी में बैठकर हम सबने रास्ते की थकावट दूर की। दूर तक फैली झील में लोग नौकायान का आनंद ले रहे थे। शीतल पवन तथा चारों ओर छाई हरियाली ने हमारा मन मोह लिया था। शाम को हम नैनीताल की इस प्रसिद्ध झील के किनारे घूमते रहे। तभी मेरी बहन के आग्रह पर हम सब नाव में बैठे। नाव डगमगाती हुई आगे चली। झील में हरे भरे पहाड़ों की परछाई बहुत ही सुंदर लग रही थी। आकाश में छाए सफेद बादल, पहाड़ी की ओर लेटा लाल सूरज, हरी भरी पर्वत श्रृंखलाएं और शीतल पवन, ऐसा भव्य दृश्य मैंने पहले किसी भी पर्वतीय प्रदेश की यात्रा में नहीं देखा था। हमने झील के पानी का स्पर्श किया तो लगा बर्फ का स्पर्श हो कर रहे हों। सूरज छिपने से पहले हम लोग किनारे पर आ गए। अगले दिन हम लोग चाइना पीक गए। पहाड़ियों को देखने तथा उन पर चढ़ने का यह अनोखा अनुभव था। शिखर पर पहुंचकर हमने दूर चांदी से चमकते बर्फ के पहाड़ देखे। प्रकृति की यह अनुपम छटा देखकर हम बहुत खुश हुए। हमने इसे कमरे में कैद कर लिया। तीसरे दिन हमने सप्ताल की यात्रा की। इन तालों से जुड़ी कथाएं भी गाइड ने सुनाई। नैनीताल में हम सप्ताहर भरे रहे। हम प्रतिदिन प्रातः सैर करते तथा स्वच्छ वायु और सुंदर प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेते। रात के समय दूर पहाड़ियों पर बने घरों के बल्ब जुगनियों की भांति लगते तो कभी ऐसा लगता मानो 4 तारों से झिलमिल आकाश धरती पर आ गए हों। रात के समय नैनी झील में चंद्रमा व तारों का प्रतिबिंब बहुत ही सुंदर लगता है। हम सब यहाँ से लौटने ही नहीं चाहते थे, किंतु सप्ताह भर बाद हम सुनहरी यादों के साथ दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। अब है प्रदूषण। प्रकृति की रचना जीवों के भोग के लिए की गई थी। पृथ्वी पर जल, थल व वायु में रहने वाले असंख्य प्राणी हैं। विज्ञान के चमत्कारों ने संपूर्ण वातावरण पर ऐसा प्रभाव डाला है कि सहस्त्रों प्राणियों का जीवन उथल पुथल हो गया और धीरे धीरे धरती से पशु पक्षियों व वनस्पतियों की अनेक प्रजातियां नष्ट होने लगी। यह सब धरती पर बढ़ते प्रदूषण का दुष्परिणाम है। प्रदूषण का अर्थ है विशेष प्रकार से दूषित होना। औद्योगिकरण व अन्य कारणों से आज धरती पर न तो शुद्ध वायु है न जल। यहाँ देखो, रासायनिक पदार्थों से मैली जमीन व शोर से भरा वातावरण है। धरती पर 4 प्रकार के प्रदूषण का साम्राज्य छाया हुआ है। ये 4 हैं: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, धरती मृदा प्रदूषण व ध्वनि प्रदूषण। प्रदूषण के कारण पंचतत्वों से बना धरती का प्रत्येक तत्व आज दूषित है। सभ्यता के विकास के साथ धीरे धीरे जंगल कटते गए। लोगों को रहने के लिए तथा खेती के लिए जमीन की आवश्यकता थी। ईंधन के लिए लकड़ी की आवश्यकता बढ़ती गई। इस प्रकार जंगल उजड़ने से अनेक वृक्षों तथा वन्य जीवों की प्रजातियां नष्ट हो गई। इससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ा और इसका सीधा प्रभाव पर्यावरण पर पड़ा। औद्योगिकीकरण से धरती पर प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। एक और कारखाने जहरीली गैस छोड़ते हैं, इससे वायु प्रदूषण होती है। वहीं लाखों की संख्या में चलने वाले वाहनों में धुएं से वायु तथा ध्वनि प्रदूषण फैलता है। कारखानों का मल तथा नगरों का गंदा पानी नदियों में छोड़ दिया जाता है और इससे जल प्रदूषण हो गया है। अब
साफ पानी का भी संकट खड़ा हो गया है। नगरों में जहां तहां कूड़े के ढेर भूमि को प्रदूषित कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर खेतों में डाली जाने वाली रासायनिक खाद तथा कीटनाशक या खरपतवार नाशक दवाओं से भूमि प्रदूषित हो गई है। जब अब शुद्ध भूमि व जल देख पाना कठिन हो गया है। बिजली बनाने के संयंत्र तथा तरह तरह की चिमनियों से राख और धुआं निकलने से मनुष्य तो अनेक बीमारियों से ग्रसित हो ही रहा है, वनस्पति जगत भी इसका दुष्प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सड़कों के किनारे लगे वृक्ष मटमैले और निर्जीव से दिखाई देते हैं। प्रदूषण चाहे किसी भी प्रकार का हो, इसका सीधा प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। आज उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, दमा, त्वचा रोग तथा पेट के विकार इतने बढ़ गए हैं कि आंकड़े दिल दहला देते हैं। अब प्रश्न यह है कि यदि इस प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कुछ न किया गया तो मानव जीवन संकटग्रस्त हो जाएगा। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कारखानों तथा नगरों के मलयुक्त जल को वैज्ञानिक तकनीकों से स्वच्छ कर नदियों में मिलाया जाना चाहिए। कचरे को इस तरह से प्रयोग करें कि वह खाद का काम करे तथा भूमि प्रदूषित न हो। आजकल सीएनजी के प्रयोग को बढ़ावा देकर राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण का सफल प्रयास किया गया है। प्रकृति संतुलन को बनाए रखने के लिए अधिकाधिक संख्या में पेड़ पौधे लगाए जाए। प्रदूषण नियंत्रण हेतु सरकारी तथा व्यक्तिगत दोनों स्तर पर कदम उठाए जाए ताकि हरी भरी धरती पर फूल ही फल ही विटप विधि नाना का स्वप्न एक बार फिर साकार हो सके। बच्चों, अब आ जाते हैं परिश्रम का महत्व पर। परिश्रम का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। यह वह शक्ति है जो जीवन की सभी स्थितियों को बदलकर मनुष्य को सफलता के शिखर पर खड़ा कर सकती है। इस सृष्टि का प्रत्येक प्राणी कर्मरत दिखाई देता है और इस प्रकार सृष्टि स्वयं हमें क्रियाशील बने रहने की प्रेरणा देती है। मनुष्य अपने परिश्रम से इस संसार में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। इसलिए कहा गया है कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। परिश्रम से ही एक छोटी सी चींटी अपने खाद्य पदार्थ को अपने बिल से तक ले जा पाती है। मधुमक्खियां फूलों से पराग से शहद बनाती हैं। छोटी सी बयां भी अत्यंत कल्पनात्मक घोंसले का निर्माण करती है। प्रवासी पक्षी हजारों मील की लंबी यात्रा तय करते हैं। प्रकृति का प्रत्येक तत्व परिश्रम करता दिखाई देता है। वायु सतत बहती रहती है। नदियां बाधाएं आने पर भी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती हैं तथा सागर से जा मिलती है। सूर्य प्रतिदिन ठीक समय उपस्थित होकर पूरे दिन कर्मठता करता है। प्रत्येक कण हमें निरंतर परिश्रम करने व कार्यशील बने रहने की प्रेरणा देता है। ईश्वर ने इस संसार को कर्म प्रधान बनाया है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी सभी गतिशील रहते हैं, तो हम कर्म रहित जीवन की कल्पना कैसे कर सकते हैं। परिश्रम से हम कठिन से कठिन कार्यों को कर सकते हैं। परिश्रम ही वह शक्ति है जो हमारे भाग्य को बदलने का सामर्थ्य रखती है। अथक परिश्रमों ने तो अंग्रेजों के शासन को भी जड़ से उखाड़ फेंका था। प्रकृति भी स्वयं पुरुषार्थ के समक्ष झुकती है। कवि दिनकर कहते हैं, प्रकृति नहीं डरती झुकती है कभी भाग्य के बल से, सदा हारती है मनुष्य के उद्यम से, श्रम जल से। आज विज्ञान के सहस्त्र उपकरणों की खोज में महान वैज्ञानिकों का गहन अनुसंधान व परिश्रम छिपा है। विश्व के महान राष्ट्र परिश्रम के मंत्र को समझकर ही आज सफलता के शिखर पर है। असफल प्रयास ही सफलता की सीढ़ी है। गीता में श्री कृष्ण ने इसी कर्मयोग कहा है। विद्वान भी कहते हैं कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। विद्यार्थी जीवन में परिश्रम का विशेष महत्व है। परिश्रम करने पर साधारण छात्र भी विशेष योग्यता प्राप्त कर सकता है। वरदराज जैसे मंदबुद्धि विद्यार्थी जब सतत परिश्रम करता रहा तो वह पाणिनि नामक प्रसिद्ध व्याकरण बना। इसलिए कहा गया, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी अवजत ते सिल पर परत निशान। संसार के सभी महान पुरुष अत्यंत परिश्रमी थे। महात्मा गांधी के 18 घंटे काम करते थे। लिंकन, मार्क्स, नेपोलियन, शास्त्री जी सभी अथक परिश्रमी थे। जॉर्ज वॉशिंगटन ने परिश्रम की महानता का वर्णन करते हुए कहा कि कोई भी जाति जब तक उन्नति नहीं कर सकती तब तक वह यह नहीं सीखती कि खेत जोतने का भी वही महत्व है जो काव्य सृजन का है। परिश्रम करके ही मानव ने सागर के रहस्य व अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को जाना तथा असंभव को संभव बना दिया। परिश्रम करने वाले प्रत्येक क्षेत्र में असफलता प्राप्त करते हैं। भाग्य की दुहाई तो आलसी लोग देते हैं। गहरे पानी में जाने पर ही मोती मिलता है। परिश्रमी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में सफलता पाकर अपना भाग्य स्वयं लिखता है। इसलिए कहा गया है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः।
बच्चों अब आ जाते हैं मनोरंजन के साधन पर। जब मनुष्य काम करते करते थक जाते हैं तब उसे मनोरंजन की उपेक्षा होती है। थोड़ी देर मनोरंजन करने से उसका मन प्रसन्न हो जाता है और वह फिर से अपने काम में जुट जाता है। विद्यार्थियों से लेकर बड़े बड़े अधिकारी तक अपनी थकान दूर करने के लिए मनोरंजन करते हैं। वास्तव में मानव जीवन में इसकी बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य अपने मन को बहलाने के लिए अलग अलग ढंग से मनोरंजन के साधन अपनाता है। प्राचीन काल में चौपड़, बाजीगर के खेल, कठपुतली के खेल, रामलीला, पशुओं की लड़ाई, शिकार खेलना आदि मनोरंजन के साधन थे, किंतु आज बहुत कम लोग इनके द्वारा अपना मनोरंजन करते हैं। विज्ञान ने मनुष्य को मनोरंजन के लिए बहुत बड़े, सस्ते और अच्छे साधन दिए हैं। आधुनिक समय से प्रमुख मनोरंजन निम्नलिखित है। आधुनिक युग में मनोरंजन का सबसे सस्ता और अच्छा मनोरंजन का साधन रेडियो है। अपने कार्य से थका हुआ मनुष्य रेडियो सुनकर अपना मन बहला लेता है। रेडियो पर तरह तरह के गाने, कहानी तथा नाटक सुनकर आज करोड़ों मनुष्य अपना मनोरंजन करते हैं। दूसरा साधन तो टेलीविजन है, जिस पर गाने वाले या बोलने वाले का चित्र भी दिखाया जाता है। रंगीन टेलीविजन ने तो इस क्षेत्र में क्रांति ला दी है। इसमें प्रत्येक उत्तम मनोरंजन के साथ साथ उत्तम शिक्षाप्रद कार्यक्रम भी देखने को मिलते हैं। सिनेमा भी मनोरंजन का प्रमुख साधन है। जब से सिनेमा का प्रचार हुआ है तब से सर्कस, थिएटर और नाटक के खेल बहुत कम हो गए हैं। सिनेमा करोड़ों व्यक्तियों का प्रतिदिन मनोरंजन करते हैं। यह भी मनोरंजन का बड़ा सस्ता और अच्छा साधन है। आज लाखों लोग खेल कूद द्वारा अपना मनोरंजन करते हैं। विद्यार्थियों के लिए खेल कूद ही मनोरंजन का सर्वश्रेष्ठ साधन है। हॉकी, फुटबॉल तथा बैडमिंटन खेलना, दौड़ना, कूदना आदि मनोरंजन के उत्तम साधन माने गए हैं। दिन भर के कार्य से थका हुआ मनुष्य इन खेलों से प्रसन्न हो जाता है। कुछ लोग घर के बाहर जाना अधिक पसंद नहीं करते। वे घर ही रहकर अपना मनोरंजन कर लेते हैं। कोई कहानी और उपन्यास पढ़कर तो कोई सितार, बांसुरी या पियोना बजाकर अपना मनोरंजन करता है। कोई मित्रों के साथ बैठकर ताश खेलना पसंद करता है तो कोई ग्रामोफोन और रेडियो पर गाने सुनता है। जिसकी जैसी रुचि होती है वे वैसा ही साधन अपना लेता है। मनोरंजन के अन्य साधन हैं घूमना, फोटो खींचना, चित्रकारी, नदी की सैर, शतरंज खेलना, नाव चलाना, कैरम खेलना, समाचार पत्र पढ़ना, काटना, बुनना, गाना आदि। कभी कभी लोग नशा करके अपना मनोरंजन किया करते हैं, किंतु नशा करना या जुआ खेलना मनोरंजन का उत्तम साधन नहीं है। इनसे धन की बर्बादी होती है और स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। अतः जो साधन हानिकारक है उनको कभी भी नहीं अपनाना चाहिए। वास्तव में जो लोग शारीरिक कार्य करते हैं उनको घरेलू मनोरंजन के साधन तथा जो लोग मानसिक कार्य करते हैं उन्हें भाग दौड़ के साधन अपनाने चाहिए। इसी से मानव का अधिक कल्याण हो सकता है। बच्चों अब आ जाते हैं रक्षाबंधन पर। रक्षाबंधन धार्मिकता से अधिक भावनात्मक संबंधों का पर्व है और आत्म स्वीकार्य का पर्व है। समाज में कितनी ही विसंगतियां क्यों न आई हो, लेकिन इस पर्व की सार्थकता बनी हुई है। श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाए जाने वाला पर्व रक्षाबंधन ऐसा पारंपरिक पर्व है जो संपूर्ण राष्ट्र में मनाया जाता है। भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व अपने आप में अनूठा व अतुलनीय है। यह प्रेम का संबंधों की प्रगाढ़ता का, भावना का और चिरस्थायित्व देने का पर्व है। रक्षाबंधन त्योहार कब तथा कैसे आरंभ हुआ, इस प्रश्न का प्रामाणिक उत्तर देना कठिन है। हाँ, इस पर्व से जुड़ी कुछ धार्मिक, ऐतिहासिक कथाएं तथा किंवदंतियां हैं जिनका संक्षिप्त रूप निम्न प्रकार से है। प्राचीन कथा के अनुसार असुरों द्वारा इंद्र का सिंहासन छीन लेने पर देवासुर संग्राम की तैयारियां आरंभ हो गईं। इंद्र चिंतित थे कि युद्ध में विजय प्राप्त होगी या नहीं। इंद्र की पत्नी शाची ने पति को चिंतित देखकर भगवान शंकर का स्तवन किया तथा एक पोटली में अक्षत बांधकर उनको दे दिया। कथानुसार इस पोटली ने गहरा प्रभाव दिखाया, विजयी इंद्र को मिली। इसी के बाद इंद्रनाणियों ने द्वारा समस्त देवों को रक्षा सूत्र बांधकर उनकी विजयी श्री की कामना की गई। एक अन्य पौराणिक कथानक के अनुसार तारकासुर वध के पश्चात देवगण देवी भगवती के पास गए। उनका प्रशस्ति गान करने के बाद निवेदन किया कि कोई ऐसा उपाय करें जिससे आपका स्मरण सदैव रहे तथा राजपाट जाने का भय न हो। हम जब भी पुकारें आप सहायता हितार्थ आ जाएं। तब देवी ने श्री शंकर जी से देवताओं को रक्षा सूत्र देने का आग्रह किया जिससे देवता भय मुक्त हो सके। देवाधिदेव महादेव यानी शंकर ने ऐसा रक्षा सूत्र मां भगवती के हाथ में रखते हुए कहा, जो इस रक्षा सूत्र को श्रावणी पूर्णिमा को बांधेगा उसे भय नहीं लगेगा। भगवान शंकर ने इस रक्षा सूत्र के कई सूत्र हो गए। देवी ने सभी देवताओं की कलाई पर उसे बांध दिया तथा वचन दिया कि देवगुणों द्वारा पुकारने पर वे अवश्य आएंगी। देवताओं ने
भी रक्षा सूत्रों का पूर्णतः पालन करने का वचन किया। मुस्लिम काल में यही रक्षा सूत्र रक्षी यानी राखी बन गया। इतिहासविद इस कथा को सत्य माने या असत्य, मगर वर्षों से रक्षाबंधन पर्व के साथ यह ऐतिहासिक कथा भी जुड़ी है कि मेवाड़ की रानी कर्मवती ने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगी थी और हुमायूं ने कर्मवती के लिए रक्षा कवच का कार्य किया था। प्राचीन काल में ऋषिगण श्रावण पूर्णिमा को मासिक यज्ञ की पूर्णोहिति करते थे। नया यज्ञोपवीत धारण करना तथा ऋषियों के लिए तर्पण कर्म भी इसी दिन संपन्न होता था। इन्हीं कारणों से इसका नाम श्रावणी उपकर्म भी पड़ गया। यज्ञ के अंत में रक्षा सूत्र बांधा जाता था। इस परंपरा का निर्वाह आज भी ब्राह्मण रक्षाबंधन के दिन यजमानों को रक्षा सूत्र बांधकर करते हैं। वर्तमान युग अर्थ प्रधान है, अतः पर्व के पीछे की धार्मिक आस्थाएं, विश्वास तथा परंपराएं तो समय, स्वार्थपरता और सिमटते रिश्तों की आंधी में ना जाने कहां बह गया। रह गया पर्व का संकुचित रूप शेष। अब पौराणिक कथाओं को विज्ञान की कसौटी पर कसा जाता है, अतः प्रामाणिकता के अभाव में ये विश्वसनीय लगने लगी है। पूर्वकालिक वैदिक यज्ञ तथा वेदों के पठन पाठन का स्थान नवीन यज्ञोपवीति धारण करने तथा हवन आहुति तक सिमट गया है। मुस्लिम कालीन रक्षी का रूप बाजार में बिकने तथा दक्षिणा प्राप्ति की प्रबलता यहाँ देखी जा सकती है। आधुनिक युग में इस पर्व के भीतर की आत्मा लुप्त होती जा रही है, मगर इस सत्य को नहीं भूला जा सकता कि ऐसे पर्व रिश्तों में मिठास खोलते हैं। विवाहोपरांत गृहस्थी की व्यवस्था में भी रक्षाबंधन तथा भाई दूज जैसे त्योहार सुदूर बैठी बहन को भाई की यादें ताज़ा करवा देते हैं। पर्व के साथ ही तो आती हैं बाबुल के आंगन की स्मृतियां, बचपन के खेल, भाई से रूठना मनाना। इन स्मृतियों की ताजगी, होठों पर मुस्कान तथा आंखों में अश्रुकण बनकर स्मृतियां, बचपन के खेल, भाई से रूठना मनाना, पल भर के लिए मन घरेलू व्यवस्थाओं को छोड़कर मिलन के लिए आतुर हो जाता है। इन्हीं क्षणों में अचानक भाई द्वार पर आ जाए तो भावनाओं का आवेग आना स्वाभाविक ही होता है। आज के युग में पर्वों का बाजारीकरण होने लगा है। रक्षाबंधन भी इससे अछूता नहीं है। बाजारों में तरह तरह की राखियां मिलती हैं। अब राखियों के साथ देशी विदेशी कंपनियों के कार्ड भी बिकते हैं, जिनमें रक्षाबंधन के संदेश लिखे जाते हैं। म्यूजिकल राखियां भी दुकानों पर देखी जा सकती हैं। लोग इंटरनेट पर राखी भेजने लगते हैं। पर्व जिंदगी में हर्षोल्लास, उमंग और प्रेम का प्रसार करते हैं। ये संस्कृति की धरोहर है, अतः इन्हें विश्वास तथा प्रेम पूर्वक ही मनाना चाहिए। रक्षाबंधन भावना का पर्व है, रक्षा के संकल्प का दिन है, अतः यह अच्छा ही होगा कि व्यावसायिकता दिल के रिश्तों से दूर ही इस सत्य को विस्मृत नहीं किया जा सकता कि कृतित्वता व्यावसायिकता पर्वों की आत्मा को कुचलती है, जबकि हृदयगत निश्चलता तथा शुद्धता इनमें प्राणों का संचार करती है। बच्चों, अब आ जाते हैं मुख्य बातें पर। निबंध में हम अपने विचारों को व्यवस्थित और प्रभावशाली तरीके से रख सकते हैं। बच्चों, अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बच्चों, अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।